स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी में क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 12 चैप्टर 5 ऑफ जियोग्राफी सेकेंडरी एक्टिविटीज। इससे पहले हम सब प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ चुके हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज के बाद क्या आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज। इसमें क्या होता है, जो भी नेचर से जो भी रॉ मटेरियल मिलने होते हैं ना, उसको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कि अगर यार्न मिला तो उससे क्लॉथ बनेगा, आयरन मिला तो आयरन का यूज होगा माइन में, उसको कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद उससे टूल्स बनेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो भी नेचुरल चीज हम सबको मिल रहा है उसको हम सब क्या करते हैं, इस चीज में यूज करते हैं, तो उसको सेकेंडरी एक्टिविटीज कहते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज में सबसे इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि ना, जो भी प्रोडक्ट हम सबको मिले हैं उसको क्या करते हैं हम सब ना मैन्युफैक्चर करते हैं दूसरे चीज में, स्पेशल और व्हीकल की मदद से हम सब क्या करते हैं दूसरे चीज में बनाते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो, मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होता है मॉडर्न तौर तरीके से। ठीक है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो भी क्राफ्ट बनाए जाते हैं इसमें स्पेशलाइज किया जाता है। मेकिंग जो होता है मेड टू ऑर्डर, so the costs are high. On the other hand, mass production involves production of large quantities of standard parts by workers performing one task repeatedly. तो इससे क्या होता है कि ना, इससे बहुत ही, जैसे रॉ मटेरियल को लेके आया जाता है ना, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता है, उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो वो ना हाथ से कढ़ाई किया जाता है। तो एक तरीके से उसको मान लिया जाए तो हाथ से कढ़ाई किया जाता है, तो इसीलिए इसका प्राइस जो होता है ना बहुत हाई रखा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल टेक्निक का जरूरत पड़ता है। फिर मैकेनाइजेशन, इसमें क्या होता है, इसमें टास्क बताया जाता है ऑटोमेशन के बारे में। ह्यूमन थिंकिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग इज द एडवांस स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग में ना इस चीज को यूज किया जाता है, जैसे कि लूप कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम वेयर मशीन्स आर डेवलप टू थिंक हैव स्प्रंग्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैकेनाइजेशन क्या हुआ कि ना, जैसे कंप्यूटर हम सबको मैकेनाइजेशन किया, मशीन के द्वारा जो भी यूज किया जाता है उसको क्या कहेंगे, मैकेनाइजेशन कहेंगे। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी हुआ है, नए नए तरीके नए नए चीजों को हम सबको देखने को मिला है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन भी हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बना है, स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लार्ज स्केल इंडस्ट्री बना है, तो एक तरीके से इसका क्या हुआ है, स्ट्रेटिफिकेशन भी हुआ है। अनइवन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो बताया जाता है कि मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, वो ना कुछ ही प्लेस में फ्लरिश कर रहा है। देखो ये चीज तो है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फ्लरिश कर रहा है, पर ये कुछ ही क्षेत्र में है, ज्यादा क्षेत्र में नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, तो इसीलिए ना कोई क्षेत्र आप देखोगे कि ज्यादा डेवलप्ड है, कोई क्षेत्र ज्यादा डेवलप नहीं है। जैसे बिहार के क्षेत्र को देख लो, अगर अपने कंट्री में देखते तो बिहार के क्षेत्र ज्यादा डेवलप नहीं है, बेंगलुरु उसके मुताबिक बहुत ज्यादा डेवलप है, क्योंकि वहाँ पे ना मॉडर्न टेक्निक को ज्यादा यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए और इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग है, एक्सेस टू मार्केट, वहाँ पे बहुत आसानी से एक्सेस टू मार्केट हो जाता है, मार्केट वहाँ पे आस पास नहीं रहते, तो उसके लिए ना उसको अच्छे तरीके से हो जाता है। रॉ मटेरियल भी जहाँ पे क्लोज होते हैं, जहाँ पे शुगर का इंडस्ट्री लगाया जाता है, तो वहाँ पे शुगर का, जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल अच्छे तरीके से चीपली मिल जाएगा इजी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा उसी चीज को लेके, और फिर वहाँ पे ना ज्यादा करके आदमी बसने लगेंगे। ठीक है, लेबर सप्लाई भी हो जाएगा, जहाँ पे आपको लेबर सप्लाई अच्छे तरीके से मिले वहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप होते हैं। एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, इंडस्ट्रीज विच यूज मोर पावर आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ एनर्जी सप्लाई सच एज एल्युमिनियम इंडस्ट्री। देखो कुछ इंडस्ट्री ऐसे होते हैं जो ना, चाहे वो एल्युमिनियम इंडस्ट्री को मान लो, तो वो कैसे होती है, जिसको एनर्जी का जरूरत ज्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो वहीं पे लोकेट करते हैं जहाँ पे ये एनर्जी अच्छी तरीके से मिल जाए। एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, अब देखो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, जहाँ पे आपको जैसे कि अगर सेटअप करना है तो आप फैक्ट्री को वहाँ जगह पे सेटअप करोगे जहाँ पे आपको अच्छी तरीके से कोई भी चीज अवेलेबल हो सके। तो मतलब आपके ना गवर्नमेंट पॉलिसी भी सही होना चाहिए। अगर आपका देखोगे कि किसी गवर्नमेंट का पॉलिसीज अच्छा नहीं है, कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो वहाँ पे ना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, वहाँ पे लोग ना ज्यादा इंकरेज नहीं होंगे काम करने को लेके। ठीक है, तो ये सब चीज है कि उसमें बताया गया कि आपको अगर ऐसा ऐसा माहौल मिलता है तो वहाँ पे आपको देखोगे कि फैक्ट्री सेटअप होते हैं। ठीक है, एक्सेस टू एल्गोमिनेशन इकोनॉमिक लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हम सब किस किस हिसाब से क्लासिफाइड कर सकते हैं, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज। अब देखो साइज के हिसाब से इंडस्ट्री को हम सब बताते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन को किस हिसाब से बता सकते हैं, इसको साइज के हिसाब से बता सकते हैं। तो साइज के हिसाब से कॉटेज हुआ, स्मॉल हुआ, लार्ज हुआ। ठीक है, कॉटेज हुआ, स्मॉल हुआ और लार्ज हुआ। जबकि
हम सब इनपुट और रॉ मटेरियल के हिसाब से भी बता सकते हैं, जैसे एग्रो बेस्ड हुआ, मिनरल बेस्ड हुआ, केमिकल बेस्ड हुआ, फॉरेस्ट बेस्ड हुआ, एनिमल बेस्ड हुआ, ठीक है। आउटपुट के हिसाब से भी बता सकते हैं कि बेसिक और कंज्यूमर गुड्स के हिसाब से, ऑनरशिप के हिसाब से भी, पब्लिक, प्राइवेट और ज्वाइंट, ठीक है। तो ये ना हम सब बता सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत तरीके से हो सकता है, ठीक है। देखो, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो ये सब क्या होता है, ये सब ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होता है। ये क्या करते हैं कि ये घर पे ही बनाए जाते हैं, घर पे ही मैन्युफैक्चर किया जाता है, घर पे ही रॉ मटेरियल को ला के सिंपली होम में ही मेड किया जाता है। तो उसको क्या कहेंगे हम, तो हाउस होल्ड तरीके से बनाया जा रहा है, कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है कि जैसे छोटा मोटा दुकान खोल लिया आप किसी भी चीज का, ठीक है। कोई भी आप चीज बना रहे हैं, उसका छोटा मोटा दुकान खोल लिया, तो वो क्या हो गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के तौर पे आपको काम आ गया, ठीक है। उसके बाद लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े बड़े रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, बहुत बड़ा बड़ा मशीन यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा लेबर का जरूरत होता है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज उसी हिसाब से होंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, रॉ मटेरियल के हिसाब से। अब देखो रॉ मटेरियल के हिसाब से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होगा, जहाँ पे एग्रो चीज यूज किया जाएगा। जैसे कि अब ना कोई एग्रीकल्चर का सामान लेके आए हैं, उसका इंडस्ट्री बनाए, ठीक है। जैसे शुगर, एग्रीकल्चर का सामान लेके आए हैं, खेती बाड़ी से करके हम सब गन्ना होगा तो शुगर मिल खोल दिए, ठीक है। फ्रूट लेके आए तो फ्रूट का जूस बना दिए, फिर टी कॉफी लेके आए तो टी कॉफी बना दिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ना हम सब क्या करते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बनाते हैं। इससे क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग भी होता है, ठीक है। इसको कन्वर्ट क्या किया जाता है, देखो कुछ फूड ऐसे होते हैं ना जो कुछ ही दिन में खराब हो जाते हैं, तो उसको क्या कन्वर्ट किया जाता है, ऐसे कन्वर्ट किया जाता है जैसे पिकल बना के अचार बना दिया जाए आम का। आम देखो कुछ दिन में खराब हो जाएंगे, पर आम का अगर अचार बना दिया जाए तो ये बहुत दिन तक सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से होता है फूड प्रोसेसिंग में। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, कुछ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पे रॉ मिनरल्स को यूज किया जाता है, तो वो उस टाइप के होते हैं। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पे केमिकल का यूज किया जाता है, सल्फर हो या फिर पोटैश हो, तो ये सब चीज का यूज किया जाता है। फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्रीज, अब देखो कुछ फॉरेस्ट के थिंग्स होते हैं, जैसे टिम्बर हुए, ठीक है, वहाँ पे वुड हुए, वहाँ का अब देखो वहाँ के जानवर का कुछ हुआ, तो फॉरेस्ट के सामान से जो भी इंडस्ट्रीज बनाया जाता है उसको क्या कहेंगे, हम सब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहेंगे। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज भी होते हैं जिसमें एनिमल सबका ना ऊल, जैसे कि देखोगे सिप का ना ये फर लिया जाता है वो बनाने के लिए, वुलन स्वेटर बनाने के लिए। तो ये क्या हुआ, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आया। अब देखो इंडस्ट्री बेस्ड होता है आउटपुट और फिर प्रोडक्ट पे भी, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि कितना आउटपुट का जरूरत है, ठीक है। रॉ मटेरियल तो है हम सबके पास, कितना आउटपुट है, कितना प्रोडक्ट हम सबके पास है, तो उस हिसाब से भी ना इंडस्ट्री सेटअप होते हैं, ठीक है। अगर हम सबको किसी चीज का जरूरत है, किसी चीज को हम सबको, देखो हम सब कोई चीज ज्यादा उपज कर सकते हैं, तो अब हम सबके पास पोटेंशियल है, तो उस चीज के हिसाब से भी हमारा इंडस्ट्री सेटअप होता है, ठीक है। इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ऑनरशिप, ऑनरशिप के हिसाब से क्या हो सकता है, पब्लिक इंडस्ट्री हो सकता है। पब्लिक मतलब कि जो गवर्नमेंट जिसको ओन करेंगे, जिसमें पूरा कब्जे किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा, गवर्नमेंट का स्वामित्व होगा, तो पब्लिक बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर वो होगा जिसमें कोई इंडिविजुअल या फिर दो आदमी पार्टनरशिप करके बनाए होंगे, उसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तो वो प्राइवेट हो जाएगा। ज्वाइंट उस टाइप का होगा जिसमें गवर्नमेंट और फिर प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करेंगे, तो उसको ज्वाइंट कहेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, अब देखो कुछ होते हैं हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, तो इसमें क्या होता है कि ना इसमें हाई टेक का जरूरत पड़ता है और रिसर्च और डेवलपमेंट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। इसके जो यहाँ पे जो काम करते हैं उसको व्हाइट कॉलर वर्कर कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, जैसे कि रोबोटिक्स के लिए जो बनाए गए हैं, और इसमें ना बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का जरूरत पड़ता है हाईटेक इंडस्ट्री बनाने के लिए, ठीक है। हाईटेक इंडस्ट्री ना रीजनली कंसंट्रेटेड होता है, कुछ सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं, जिसको टेक्नोपोलिस कहा जाता है। सिलिकॉन वैली जो है सैन फ्रांसिस्को में, उसको क्या कहा जाता है, वहाँ पे सिलिकॉन फॉरेस्ट है, वहाँ पे सेटल किया गया है टेक्नोपोलिस, और ये टेक्नोपोलिस डेवलप किया जा रहा है इंडिया में भी। मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड में इकोनॉमी को लेके। आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, पेट्रो केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आर द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आयरन हो, आयरन स्टील हो, टेक्सटाइल हो, ऑटोमोबाइल हो, पेट्रोकेमिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स हो ना, इस चीज का जो इंडस्ट्री है ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो इसमें हम सब यही देखिए कि सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज को किस हिसाब से हम सब बांट सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को कितने प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है। और फिर वो उसमें क्या क्या किया जाता है, सबके ऑनरशिप के हिसाब से, रॉ मटेरियल के हिसाब से, फिर उसके बाद एग्रो केमिकल के हिसाब से, तो वो सब के हम सब देखें कि किस हिसाब से हम सब कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो ये चैप्टर अगर अच्छे तरीके से समझ में आए तो इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।